हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होगे। आज हम अपना मैग्नेटिज्म का बेटा नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड तक। अब क्या बेटा, सोलेनोइड के दो एंड्स थे, ठीक है। अब उन दो एंड्स को अगर मैं मिला दूं, ठीक है, समझ पा रहे हो, ये तो सिलेंडर था, इसके दोनों सिरे मैंने ऐसे मिला दिए तो आपको एक ट्यूब मिल जाएगी सर्कुलर फॉर्म की, ठीक है कि नहीं है। और उसी को क्या बोलते हैं, टोरॉइड बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। अब सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड बेटा इन साइड में कितना था, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर है। अब टोरॉइड में भी बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है, स्मॉल एन है, ठीक है। और इन साइड में मैग्नेटिक फील्ड था। अगर आप दोनों सिरों को मिला दोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर के अंदर घूमता रहेगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ध्यान से देखिएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा फॉर एग्जांपल करंट ऐसे है, यहाँ से एंटर होता है और घूम के यहाँ से क्या करता है, एग्जिट करता है, समझ गए। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे घूमता होगा, कर्ल कर रहा होगा बेटा, कर्ल, ठीक है। सोलेनोइड को ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था, मैंने दोनों सिरे मिला दी तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, ओके। सेंटर मान लो यहाँ पे है, एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता था, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, एनक्लोज किया है। अब यहां पे मैंने क्या किया, इसी पे थोड़ा सा आपको एम्पीरियन लूप भी बेटा मैंने यही मान ली, एम्पीरियन लूप, ठीक है। क्या है बेटा, एम्पीरियन लूप, ओके। और रेडियस आर थी, इनर और आउटर लगभग लगभग आर मान लो बेटा। एम्पीरियन लूप जो आपने माननी है उसकी भी इस सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, ओके। अब ध्यान से देखो, और यहां पे अगर मैं देखूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बेटा कहीं पे भी अगर मैं देखूं किसी भी सिरे पे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर की तरफ होगी, और एम्पीरियन लूप इधर ही माननी है तो डीएल की डायरेक्शन भी इधर की तरफ भी होगी। मैग्नेटिक फील्ड और डीएल की डायरेक्शन क्या होगी है, सेम होगी है, बी वेक्टर भी इधर ही है और डीएल वेक्टर भी इधर ही है, तो बी और डीएल में एंगल कितना हो गया, 0। तो अगर मैं देखूं पी डीएल कोस 0 म्यू नॉट आई नेट लिख लेंगे, ओके। अब बी की वैल्यू कांस्टेंट है, बाहर आ गया यूनिफॉर्म, क्लोज इंटीग्रल किसका रह गया, डीएल का, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। डीएल क्या था, एम्पीरियन लूप की लेंथ का छोटा सा टुकड़ा, और इंटीग्रेशन वो भी क्लोज इंटीग्रेशन क्या कहता है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इन सभी टुकड़ों को जोड़ दो तो पूरी लेंथ आ जाएगी। और यहां पे एम्पीरियन लूप की पूरी लेंथ कितनी है बेटा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब ध्यान से देखो, म्यू नॉट टोटल करंट कितना एनक्लोज है, टोटल करंट कितना एनक्लोज है, देखते हैं बेटा, ओके। अगर मैं ध्यान से देखूं एक चीज, मान लो यहां पे मैं कंस्ट्रक्ट करता हूं बेटा इसको, ठीक है, साफ, हाँ ठीक है। एक और, इनर और आउटर दोनों मैंने यहां पे ला दिए, ये इनर और ये क्या है, आउटर। अब यहां पे क्या आ रहा होगा, लूप है, घूम रही है, तो यानी यहां पे जो करंट है वो तो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ आया फिर घूम के अंदर की तरफ गया, और यहां पे इधर की तरफ बाहर, और यहां पे करंट क्या हो जाता है, अंदर की तरफ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यहां पे भी ऐसा ही है बेटा, यहां करंट क्या हो गया,
अंदर की तरफ, यहाँ करंट क्या हो गया, बाहर की तरफ, एंड सो ऑन, पूरी जगह ऐसे ही है। अब जो आपकी एम्पीरियन लूप है आपने यहाँ कंस्ट्रक्ट कर रखी है, बीच में, ठीक है, हाँ बीच में एम्पीरियन लूप ये डॉटेड वाली। अगर मैं देखूं इसने तो सिर्फ ये वाले एनक्लोज कर रखे हैं ऐसे, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा था यहाँ पे, हर एक के अंदर से क्या आ रहा है, आई करंट बाहर की तरफ आ रहा है। अब ये बाहर वाले जो थे, ये जो यहाँ पे क्रॉस से दिखा रखे हैं, ये तो एम्पीरियन लूप से बाहर है। एम्पीरियन लूप के अंदर तो सिर्फ ये डॉटेड वाले हैं। तो टोटल करंट कितना एनक्लोज हुआ, अगर मैं आई नेट की बात करता हूं, एक पॉइंट से कितना करंट आ रहा है सर, आई करंट आ रहा है, ओके। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, लेट से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं कैपिटल एन, कितने हैं, कैपिटल एन है, ओके। अब देखो भाई, तो आई नेट की वैल्यू जो आई यहां पे, आई नेट की जो वैल्यू आई वो आ गई आई इंटू एन, ओके। अब देख भाई, तो आ गया बी इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और कैपिटल एन। कैपिटल एन की अगर मैं बात करूं, कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इसी तरह अगर मैं स्मॉल एन की बात करूं, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। अब बता बेटा, अगर n की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे n, और टोटल लेंथ कितनी थी, यहां पे टोटल लेंथ थी 2πr, कितनी थी 2πr। अब ध्यान से अगर मैं देखूं, p इधर रखा, 2πr को इधर ले गया, तो म्यू नॉट आई n अपॉन 2πr। खुद सोच के बताओ, n अपॉन 2πr तो सर स्मॉल n है, कितना है स्मॉल n, ये वैल्यू क्या बच गई, म्यू नॉट आई इंटू एन, यानी कि सर अगर इसको ध्यान रखें म्यू नॉट एन आई, तो ये आ गया भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, ड्यू टू टोरॉइड। सर ये तो सोलेनॉइड की वजह से भी आया था, हाँ बिल्कुल बेटा, तो सोलेनॉइड के इनसाइड में बीच वाले रीजन में जितना मैग्नेटिक फील्ड था ना, वही मैग्नेटिक फील्ड इसका भी होगा, क्योंकि वही तो आपने घुमाया है। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है भाई कांस्टेंट, ये वैल्यू क्या है कांस्टेंट। तो एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो क्या है म्यू नॉट एन आई, और वो क्या है कांस्टेंट, क्या है बेटा कांस्टेंट, ठीक है, समझ गए होगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। अब आया बेटा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ टोरॉइड, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ टोरॉइड, और ये डायपोल लिख दिया, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ टोरॉइड। एक टोरॉइड की का नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितना होगा, देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं सर, यहां पे एक वायर ऐसे है, अगर एक लूप की बात करूं, एक टर्न तो ऐसे ही है, अगला टर्न बेटा यहां दिखा दिया, अगला टर्न बेटा यहां दिखा दिया, ऐसे एंड सो ऑन, तरह से है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर करंट इस तरह से है, अगर करंट इस तरह से, कलर बदल चेंज कर लेते हैं, अगर करंट ऐसे है, अगले में भी ऐसे ही होगा बेटा, अगले में भी ऐसे ही, नेक्स्ट में। तो जब कर्ल करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के लिए अगर आपको ध्यान हो, एम वेक्टर का जो फॉर्मूला था वो क्या था, आई इंटू ए, और मैंने कहा था एम वेक्टर की और ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है सेम।
अगर आपको एम वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए तो कर्ल, जो करंट कर्ल हो रहा है उस तरह से अपनी फिंगर्स को क्या कर लो, कर्ल कर लो। क्या कर लो, कर्ल। और थंब आपको किसकी डायरेक्शन दे देगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। तो जब मैंने इसको कर्ल किया ऐसे, तो इधर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आई, इधर क्या आई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। लेट्स से m1। इसी तरह यहाँ पे कर्ल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे कर्ल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे कर्ल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी, एंड सो ऑन, आगे ऐसे आती जाएगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, समझ गए ना, लूप्स की वजह से ऐसे घूमती जाएगी। अल्टीमेटली अगर मैं पॉलीगन लॉ की बात करता हूं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बेटा हम वेक्टर ही तो है। वो क्या कहता है, अगर आपने बहुत सारे वेक्टर्स को आपस में ज्वाइन कर लिया, लेट्स से ऐसे, और उन वेक्टर्स ने मिलके एक क्लोज स्ट्रक्चर बना दिया। क्या बना दिया, क्लोज स्ट्रक्चर। लेट्स से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, अगर इनको जोड़ दिया, हेड हेड पे टेल, हेड पे टेल, हेड पे टेल, और जोड़ने की वजह से क्या आ गया, क्लोज स्ट्रक्चर आ गया, तो उनका जो सम होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, वो हमेशा क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। अब यहां पे भी लेट्स से इसका m1 हो, m1 डाइपोल मोमेंट, m2 डाइपोल मोमेंट, अगर इनका सबका वेक्टर सम कर दूं, और ध्यान से देखो इन सारी डाइपोल मोमेंट्स ने क्लोज स्ट्रक्चर बनाया है, अगर क्लोज स्ट्रक्चर बनाया तो इनका वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, m नेट जब मैं निकालूंगा यहां से, मैं क्या करूंगा, m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर एंड सो ऑन, और m1 m2 और m3 और इन सब ने मिलके एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाया है। अगर क्लोज स्ट्रक्चर बनाया है तो इनका जब वेक्टर सम लोगे तो वो पक्का कितना आ जाएगा बेटा, जीरो। तो एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ड्यू टू टोरॉइड, ड्यू टू टोरॉइड कितना आता है, जीरो। ये याद रख लेना बेटा, बहुत ही काम की बात है। ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन है उसका, देखते हैं। पहला देखो, मान ले बेटा इस रीजन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, कुछ भी हो सकता है। किसी मैंने सिर्फ डिनोट किया है कि एक रीजन है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है, और इस रीजन में यहां पे एक चार्ज पड़ा है, क्यों, और वो चार्ज है भाई रेस्ट पे है। वो चार्ज किस में है, रेस्ट पे। तो इस चार्ज पे, इस चार्ज पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स तो होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगा, बट इस चार्ज पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा। ठीक है, एक स्पेस था, ठीक है, एक रीजन था, वहां पे सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी था ड्यू टू सम रीजन, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी था। अगर उस स्पेस में, उस रीजन में एक चार्ज पड़ा है, और वो चार्ज किस में है बेटा, रेस्ट पे है। किसमें है, रेस्ट पे अगर है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो फोर्स लग जाएगा, बट इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो एक बात समझ में आ गई कि जो चार्ज रेस्ट पे होता है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। तो पहली बात तो यहां पे से हमने सीख ली है, मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट अप्लाई, डज नॉट एक्ट, कह दीजिए एक्ट ऑन चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट।
अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करवाना है तो आपके चार्ज के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए। ओके, अगला देखते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट ऐसा ही था कि भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था और एक्सटर्नल लेट से मैग्नेटिक फील्ड था, और यहां पे मेरे पास क्या पड़ा है, अब की बार पड़ा नहीं है, आपके पास चार्ज है और इसके पास किसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी थी, पास डायरेक्शन में वेलोसिटी भी थी। अब क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगा। पिछली बार अभी तो यही कहा था, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, बट अगर चार्ज मोशन में है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, हमेशा नहीं लगेगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है, मैं जनरल बात कर रहा हूं, फिर हम स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर भी जाएंगे कि कब ऐसा होगा कि चार्ज के पास वेलोसिटी है और वो मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा है और फिर भी उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है। वो स्पेसिफिक कंडीशन में अभी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे, बट जनरली अगर मैं देखूं तो अगर चार्ज के पास वेलोसिटी है तो अमूमन, ठीक है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और चीज देखते हैं। मान ले अब ध्यान से देख, एक न्यूट्रल वायर थी, क्या थी, न्यूट्रल वायर, और उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। सर ये कैसे न्यूट्रल वायर, बेटा करंट फ्लो कर रहा है, जितना चार्ज एंटर हो रहा है उतना चार्ज एग्जिट कर रहा है, तो अगर मैं नेट चार्ज देखूं वायर का तो कितना हो गया, 0। तो समझिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर था और न्यूट्रल वायर थी, और उसके साइड में एक चार्ज है और वो किसमें है, रेस्ट पे है, किसमें है, रेस्ट पे। तो बताओ इसके ऊपर क्या लगेगा, अरे बेटा ये पहले वाली बात है सर, अगर न्यूट्रल कंडक्टर है तो यहां पे सबसे पहली बात जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जब वायर है, वायर न्यूट्रल है, करंट कैरिंग तो है, बट करंट कैरिंग है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, वो न्यूट्रल वायर है, कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज की रिक्वायरमेंट है और मैंने कह दिया कि वायर क्या है, न्यूट्रल है। अगर वायर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगी, तो इस चार्ज के लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसकी वजह से, न्यूट्रल वायर की वजह से। बट करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, अगर वो मैग्नेट है तो इसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो। एक न्यूट्रल, फिर बेटा देखते हैं, अगर सर न्यूट्रल वायर है, अगर क्या है, न्यूट्रल वायर है, तो वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म नहीं करेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगी, बट वो करंट कैरिंग है तो वो मैग्नेटिक फील्ड पक्का प्रोड्यूस करेगी। अब ये चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0। बट मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है और चार्ज रेस्ट में है, मैग्नेटिक फोर्स तो है बट चार्ज किस में है, रेस्ट पे। यहां पे क्या था, चार्ज था और वो किस में था, रेस्ट पे। तो बेटा जब चार्ज रेस्ट पे है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड होने से सिर्फ फोर्स नहीं लग जाता है, मैग्नेटिक, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगने से रहा, बट मैग्नेटिक फील्ड था। अरे मैग्नेटिक, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होने से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको जो चार्ज चाहिए वो रेस्ट में नहीं चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रुके हुए चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता है। ठीक हो गया भाई। तो सर इस कंडीशन में ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, और ना ही क्या लगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब दूसरी कंडीशन पे देखते हैं, न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर तो सबसे पहली बात सर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां से आएगा। बट यहां पे, बट हाँ सर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉन जीरो, क्या होगा, नॉन जीरो। यहां पे बेटा क्या है, चार्ज है और चार्ज के पास क्या है, वेलोसिटी, चार्ज के पास क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो गया, 0। बट मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज के पास
वेलोसिटी भी है, तो यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फोर्स नॉन जीरो होगा। यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फोर्स नॉन जीरो होगा। समझ में आ गया? पक्की बात होगी। आगे आगे बढ़े, समझ में आ गया ना? ये सारे केसेस आप देख लीजिएगा। अब हमें ये जो मैग्नेटिक फोर्स की बात हमने की है, एक बार रुकिएगा बेटा। अब इस फोर्स की हमें वैल्यू निकालनी है, मैग्नेटिक फोर्स की। इफ एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किस किस तो सिचुएशन में लगेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्शन क्या होगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो समझिए बेटा, अगर कभी ऐसा हो कि मान लो भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है कि नहीं है, और आपका चार्ज पार्टिकल था, बट वो चार्ज पार्टिकल इधर चल रहा है, ठीक है कि नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड था बेटा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेट्स से प्लस आई कैप में ऐसे कर लेते हैं ना, मान लो भाई एक्स एक्सिस और इसको मान लो भाई वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस में था और आपकी जो वेलोसिटी थी चार्ज पार्टिकल की, प्लस चार्ज है, और इसको जो वेलोसिटी थी वो माइनस आई कैप में थी। तो मैंने इस केस में देखा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा, जीरो लगा। कितना लगा, जीरो। ओके अगर ऐसा हो दूसरे केस में कि इधर मैग्नेटिक फील्ड था यानी कि प्लस आई कैप में, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल था और उसकी वेलोसिटी भी थी, बट वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थी, ठीक है कि नहीं है, तभी भी मैंने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स क्या लगा है, जीरो। तो मान लेता हूं थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एक बात समझ में आ गई, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री थी तब भी मैग्नेटिक फील्ड कितना, मैग्नेटिक फोर्स कितना, जीरो। और जब थीटा की वैल्यू कितनी थी, 0 डिग्री थी, तब भी मैग्नेटिक फोर्स कितना, जीरो। ओके क्लियर हो गया? और देख भाई, और जब बेटा मैग्नेटिक फील्ड था और चार्ज था, बट चार्ज किस में था, रेस्ट पे था, तब भी मैंने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स कितना था, जीरो। ये सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल थी, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ये सारी की सारी क्या थी, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो मैंने ऑब्जर्व किया, ये इन चीजों पे ये हुआ। अब देख भाई फोर्थ में क्या हुआ, अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ और मेरे पास चार्ज पार्टिकल था दैट इज क्यू, और इसके पास वेलोसिटी v है और ये पॉजिटिव चार्ज था भाई, और ये इसने एंगल बनाया है लेट्स से थीटा। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक तो नॉन जीरो, एक तो क्या है, नॉन जीरो। पहली ऑब्जर्वेशन तो मेरी ये हो। दूसरी ऑब्जर्वेशन कहेगी यहाँ पे फोर्स लगा कि वेलोसिटी के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई और एंगल आया थीटा और जीरो और 180 डिग्री के अलावा, मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आया, नॉन जीरो नहीं है। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो परपेंडिकुलर है, वो क्या है, परपेंडिकुलर है इसके v वेक्टर के। ये जो मैग्नेटिक फोर्स आया वो v वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तीसरी बात मैंने ऑब्जर्व करी
ये जो वो मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। और चौथी बात मैंने वो की कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर है, और किसके परपेंडिकुलर रह गया, परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये सब ऑब्जर्वेशन मैंने की, 4 ऑब्जर्वेशन। सर ये चारों ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं इशारा कर रही है क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। किसकी तरफ है, क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? एफ एम वी के भी परपेंडिकुलर है, एफ एम बी के भी परपेंडिकुलर, उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है जिसके अंदर पी और बी है। पर ये तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ता था कि लेट्स से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। तो यहां पे पढ़ा था हमने कि सी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन के अंदर ए वेक्टर और बी वेक्टर आते हैं। तो मतलब ये तो बात साफ साफ समझ में आ गई कि भाई जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो क्रॉस प्रोडक्ट से, वो क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा। ओके। और यहां पे जो मैंने देखा, यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स आया इस स्पेसिफिक कंडीशन में, यहां पे मैग्नेटिक फोर्स आया इनसाइड। ठीक है, ओके। तो फिर ऑब्जर्वेशन हुई कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स, एंड वाइस वर्सा। मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, कम, एंड वाइस वर्सा ऑब्वियसली। इन सबको जब मैंने मिलाया तो यहां से एक चीज आती है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है बाद में निकल के आया एफ एम इज इक्वल टू क्यू पी क्रॉस पी। और एक ये भी था कि एफ एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था साइन ऑफ थीटा के। थीटा क्या था, वी और बी के बीच का साइन। बाद में जब कैलकुलेट हुआ तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू पी क्रॉस पी। और क्यू को हमेशा याद रखिएगा, क्यू को हमेशा विद साइन यूज करना है, यूज विद साइन, यूज विद साइन। तो एक बात समझ में आ गई यहां से, ऑब्वियसली अगर एफ एम वी के भी परपेंडिकुलर होगा, एफ एम बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और एफ एम उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा जो वी और बी के, जिस प्लेन के अंदर वी और बी है। ओके। अगर मैं यहां पे एफ एम का मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या बी क्रॉस बी को कह सकते हैं बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और वी और बी के बीच का एंगल कितना था, थीटा। और जब इसकी डायरेक्शन की बात आएगी, एफ एम की डायरेक्शन, एफ एम की डायरेक्शन, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिखते हैं, एफ एम की जो डायरेक्शन दी जाएगी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, बी क्रॉस बी। अगर क्यू पॉजिटिव है, अगर क्यू क्या है, पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन होगी एफ एम इज इन डायरेक्शन ऑफ पी क्रॉस पी। और अगर चार्ज नेगेटिव है, अगर चार्ज क्या है, नेगेटिव, यहां पे लिख देंगे इफ क्यू इज नेगेटिव, क्यू इज नेगेटिव, इसका मतलब एफ एम इज इन अपोजिट टू पी क्रॉस पी। यानी सबसे पहले अपने थंब को वी की डायरेक्शन में लेके जाइए और फिंगर्स ऑफ राइट हैंड को कर्ल कीजिए बी की तरफ, तो थंब जो होगा कर लीजिए वी क्रॉस बी।
राइट हैंड पाम रूल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। या समझ लीजिए कि सबसे पहले वी की तरफ किया फिंगर्स को, और फिर किसकी तरफ कर लिया, बी की तरफ, तो थंब की जो डायरेक्शन आएगी वही किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स की। राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि पहले वेक्टर की तरफ, पहला वेक्टर यानी कि बी, पहले वेक्टर की तरफ थंब कीजिए और फिंगर्स को ओपन कीजिए दूसरे वेक्टर की तरफ, जो पाम की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स की। जो आपको सही लगे उसे आप कर सकते हो, राइट हैंड पाम रूल बोलिए या राइट हैंड थंब रूल बोलिए, ठीक है कि नहीं है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो भाई v क्रॉस b की डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फोर्स, और अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो v क्रॉस b के अपोजिट, या कहें कि b क्रॉस v में, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो यानी यहां पे समझ में आ गया कि Fm इज इक्वल टू क्या हो, v क्रॉस b। अगर चार्ज ही नहीं होगा तो Fm कितना, जीरो। वेलोसिटी नहीं होगी तो चार्ज कितना, जीरो। और अगर थीटा की वैल्यू को जीरो पुट कर दोगे, साइन जीरो जीरो, तो Fm कितना हो जाएगा, जीरो। यानी थीटा जब जीरो होगा तब भी मैग्नेटिक फोर्स कितना, जीरो। और जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, यहां पे साइन 180 डिग्री पुट करोगे तो फिर अगेन क्या हो जाएगा, जीरो। सब हमने एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है बेटा। अब सो आपको समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए, ये क्वेश्चन है बेटा कि चार्ज की वैल्यू दे दी है, v आपको दे दिया गया है, v आपको दे दिया गया है, मास दे दिया गया है। एक तो आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, अरे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना तो बड़ा आसान है बेटा, फोर्स निकाल लीजिए और मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगी। सबसे पहली बात तो सर मैं मैग्नेटिक फोर्स तो निकाल लूं, क्या निकाल लूं, मैग्नेटिक फोर्स। आइए चलिए, सबसे पहली बात करते हैं सर, एफएम का फॉर्मूला क्या हो, पी क्रॉस पी। हाँ बट क्रॉस प्रोडक्ट आपको बड़े अच्छे से आना चाहिए भाई, देखो ठीक है, ये याद रख लीजिए अगर ध्यान ना रहे, आई कैप जे कैप के कैप। आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा, प्लस के, उल्टा कर दोगे तो माइनस के। जे क्रॉस के करोगे तो प्लस आई, और के क्रॉस जे कर दोगे तो माइनस आई। के क्रॉस आई करोगे तो प्लस जे, और आई क्रॉस के कर दोगे तो माइनस जे, ठीक है बेटा। अब देखिए क्याऊ की वैल्यू, सर क्याऊ माइनस है तो -10 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, ये आ गया कूलम। क्या आ गया, कूलम। चार्ज को विद साइन यूज करेंगे। V क्रॉस बी, V की वैल्यू, V की वैल्यू है भाई 3 × 10⁻⁶, और ये है सर आई कैप। क्या है, आई कैप। फिर बीच में क्या है बेटा, क्रॉस। B की वैल्यू, B की वैल्यू है भाई 8 आई कैप, 8 आई कैप प्लस 6 के कैप -2 के कैप, और मिली टेस्ला है, मिली का मतलब क्या हो गया, इधर मल्टीप्लाई में 10⁻³ टेस्ला, 10⁻³ टेस्ला मिली था तो यहाँ पे माइनस आ गया। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, हाँ दिख रहा है। तो अब सब कुछ ऐसा ही में आ गया, तो फोर्स किस में आ जाएगा, न्यूटन में, ठीक है। अब देखिए पहले तो पावर्स को कर लो, -10 × 10⁻⁻⁶, और वहां पे 10⁻³ और इधर ले आओ, इंटू 10⁻⁻3। ओके, एक ये भी है भाई, मल्टीप्लाई में 10⁻+6, और इसके मल्टीप्लाई में क्या था, 3 था। अब आ जाओ, अब ये तो 3 × 10⁻6 ले गया, आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा, 0, यानी कि 8 आपने किया आई क्रॉस आई, ठीक है। इसकी करेंगे बेटा, ये तो आई गया बाहर, प्लस 6 आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ठीक है, -2 आई क्रॉस के, आई क्रॉस के। सब कुछ एसआई में है तो बेटा
न्यूटन लिख देना आखिरी में। ओके, अब देखो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, -3 इंटू 10⁻, यहाँ पे +1 है, 6 और 1 7 तो बेटा प्लस के, +7, और 6 और 3 माइनस के, यानी कि -9, 3 यहाँ पे आ गया, क्या माइनस साइन लगा दिया है, 6 और 1 7 प्लस की, 6 और 3 माइनस की, ठीक है। अब आ जाओ भाई, आई क्रॉस आई कितना हो गया, 0, आई क्रॉस जे कितना हो गया, प्लस के कैप, प्लस है के कैप, और आई क्रॉस के आ गया -j, क्या आ गया, -j कैप, तो यहां पे लिखेंगे 6 के कैप, माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, तो +2 के कैप, तो कितना हो जाएगा भाई, -3 इंटू 10⁻², 6 के कैप +2 के कैप, क्या भाई, ठीक है। माइनस को अरेंज कर लो, माइनस को अरेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, कहती है 18 माइनस के कैप, कहती है 18 माइनस के कैप, 3 दूनी 6 माइनस, प्लस करके -j कैप कर लो, और पूरे के मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 10⁻², 10⁻² न्यूटन, ठीक है। देख लेना बेटा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। अब क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है, बट एक्सेलरेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन निकालनी है तो फोर्स को, जो भी फोर्स आया उसको किससे डिवाइड कर दो, मास, दैट्स इट, ठीक है। मैग्नीट्यूड पूछे तो एक्सेलरेशन जो निकली होगी उसका क्या ले लेना है बेटा, मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट निकाल लेना, √i कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड सो ऑन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, हाँ, बट क्रॉस प्रोडक्ट आपको बड़े अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, अगला टॉपिक देखते हैं बेटा। एक छोटा सा नोट देखो भाई, इंपॉर्टेंट नोट ये, देख, अगर मैं पावर की बात करता हूं, पावर, तो आप कहोगे कि पावर एकदम से क्यों बीच में आ गया, देखते हैं, समझेंगे। पावर जो है P इज इक्वल टू होता है F.V, F.V। अभी अभी हमने देखा था कि Fm यानी कि मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है इसके V के, इसके है V के, तो यहां से अगर मैं पावर का फॉर्मूला निकालूं तो F.V cos 90, अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करता हूं तो, और cos 90 की वैल्यू कितनी है, यानी यहां से अगर जब मैंने पावर देखी तो कितना आया, 0, पावर देखी, पावर 0 आया। पावर अगर 0 आती है तो अगर मैं वर्क डन को देखूं, वर्क डन होता है पावर इनटू टाइम, जब पावर 0 है तो वर्क डन भी कितना आ गया, 0, और वर्क डन किसका होता है, फोर्स का। इसका एक मतलब समझ में आता है कि भाई मैग्नेटिक फोर्स हमारे चार्ज का पार्टिकल के ऊपर, चलते हुए चार्ज पार्ट, तभी तो फोर्स लगेगा। एक हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारे चलते हुए चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई वर्क डन नहीं करता, यानी ये तो बात समझ में आ गई। इट मींस मैग्नेटिक फोर्स does not any work on moving charge particle, यानी अगर मैं कहूं वर्क डन बाय
मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज कितना आता है? 0। ऑलवेज कितना आता है? 0। फिर एक बात समझ में आती, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वो क्या कहती है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब सर जो वर्क डन किया मैग्नेटिक फोर्स ने वो कितना आ गया? 0। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कोई भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं आएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना आ गया? 0। यानी कि सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब ये क्यों कर रहे हो समझो। अब चार्ज पार्टिकल है, मास तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना नॉर्मल सिचुएशन में, अगर वहां से मास वेरिएबल नहीं है तो मास नॉर्मली पार्टिकल का कांस्टेंट है। तो सर अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब उस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ पार्टिकल इज ए कांस्टेंट, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज ए कांस्टेंट। सर अब एक बात बताइए, चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेट, चलते हुए चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा, बट सर उस मैग्नेटिक फोर्स ने स्पीड नहीं बदली। क्या नहीं बदली? स्पीड नहीं बदली। अब छोटा सा डिस्कशन है, मैग्नेटिक चार्ज था और उसके पास वेलोसिटी थी और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो कहां पे रखा? मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो पक्की बात है कि उसके ऊपर क्या लगा है? मैग्नेटिक फोर्स लगा है। अगर मैग्नेटिक फोर्स लगा है तो उसकी एक्सेलरेशन भी आई होगी उसकी वजह से। एक्सेलरेशन का काम क्या है? ये क्या करती है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई अगर फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन आई है, और अगर एक्सेलरेशन आई है तो भाई वेलोसिटी का तो चेंज होगा, वेलोसिटी का क्या होगा? चेंज होगा। अब बोला कि इस वेलोसिटी के पास तो दो चीजें हैं, वन इज मैग्नीट्यूड और वन इज डायरेक्शन। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड क्या क्या बोलते हैं? स्पीड। सर स्पीड तो क्या रही? स्पीड तो क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड तो क्या है? कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं है? तो अगर एक चार्ज पार्टिकल, चलता हुआ चार्ज पार्टिकल, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा है तो सर जी स्पीड नहीं बदली है, बट फोर्स है तो एक्सेलरेशन आई है, एक्सेलरेशन है तो सर वेलोसिटी को तो चेंज करेगी, वेलोसिटी को चेंज करेगी, बट सर मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहा, यानी स्पीड तो कांस्टेंट रही। तो उस एक्सेलरेशन ने किया क्या? उस एक्सेलरेशन ने भाई डायरेक्शन बदल दी। क्या बदल दी? डायरेक्शन। बड़ी कमाल की बात समझ में आ गई कि भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझते हैं भाई। अब मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स only change the direction of charge particle। सिर्फ और सिर्फ वो चेंज करेगा किसको? डायरेक्शन को। किसको? डायरेक्शन को। अरे भाई साहब कमाल हो गया ये तो। ऐसा कब होता है कि फोर्स लगे और वो सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन को बदले? ठीक है कि नहीं है? ध्यान कीजिएगा 11th में भी कुछ ऐसा हुआ था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होती थी तो सर स्पीड कांस्टेंट रहती थी और डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करेगा?
डायरेक्शन चेंज करेगा और स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। ओके, आगे बढ़े। आज यहीं तक रखते हैं बेटा। कल हम ये जो मोशन, इसकी वजह से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे। कल हम देखेंगे कि जब मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो चार्ज पार्टिकल की मोशन किस किस तरह से होती है, वो स्ट्रेट लाइन होती है या कुछ और होता है, ठीक है कि नहीं है। तो कल इससे आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं बेटा, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे बेटा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।